हेलो गाइस, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। जो क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर है 2018 के, उसको सॉल्व करके थ्योरेटिकल जो उसमें पार्ट है उसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दो फीचर्स क्या हैं। तो आपको पता ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, वो और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हेल्थ, एजुकेशन, चैरिटी इस पर्पस के लिए रन किया जाता है। रिसर्च तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दो फीचर्स की बात कर रहे थे हम लोग। आपको पता ही है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए बनता है, वो मेन एम क्या होता है उसका, सर्विस। दूसरा एम होता है सेपरेट, दूसरा फीचर क्या है, सेपरेट एंटिटी है। एंटिटी अलग, इसका मतलब क्या है, उसका एक नाम होता है, वो मेंबर्स से अलग होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो दूसरा फीचर क्या हो गया, वो मेंबर से अलग हो गया। दूसरा पहला फीचर क्या था, एम इज टू सर्विस, नॉट रनिंग फॉर प्रॉफिट। मेन एम इज टू गिव सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस, जो है स्पेसिफिक ग्रुप को सर्विस देना या पब्लिक को देना या फ्री ऑफ कॉस्ट देना या चीपर रेट में देना। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सर्विस देना, किसको देना भैया, किसी एक स्पेसिफिक एक निर्दिष्ट ग्रुप को देना या पब्लिक को देना। अब कैसे देना, किस हिसाब से देना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए बने ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, और चीपर रेट पर देना। पहला ये क्या है, फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर बताओ, मेरे स्टूडेंट है सामने, बताओ दूसरा फीचर क्या था। पहला सर्विस और दूसरा क्या है, सेपरेट एंटिटी है। तो इसका मेमोनिक क्या है, एस फॉर सर्विस, ई फॉर एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। एस भी बोल सकते हैं। एस मतलब क्या है, एस फॉर सर्विस, दूसरा है सेपरेट एंटिटी। एस फॉर सर्विस, एस फॉर सेपरेट एंटिटी, दो फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर फीचर, दो डिस्टिंक्शन क्या है शेयर एंड डिबेंचर्स के बीच में। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर होता है शेयर सर्टिफिकेट से जो शेयर होल्डर होता है वो मालिक होता है, और डिबेंचर होल्डर क्या होता है, वो लोन देता है। तो वो क्या हो गया, शेयर इज अ टाइप ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी एंड डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। तो ये मेन फीचर, इसमें मेन डिफरेंस है, इसको मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि कुछ डिफॉल्ट के वजह से, शेयर होल्डर्स के कुछ डिफॉल्ट की वजह से, यानी कुछ डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं पे किया, उस वजह से कंपनी जो है के पास अधिकार है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट करने का, यानी कैंसिल कर देने का। और जो भी पैसा उसने दिया है कंपनी को, वो सारा कुछ वो कॉन्फिस्केट करने का अधिकार है। तो वो कैंसिलेशन एंड कॉन्फिस्केशन, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स, ये दो पॉइंट आपको लिखना है फॉरफीचर के अंदर। कौन से दो पॉइंट लिखना है, बोलो। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप of share defaulting shareholders, and number 2 is confiscation of shares held by defaulting shareholders. So for forfeiture means 2 points. First is termination of membership of defaulting shareholders. Second point is confiscation of shares held by defaulting shareholders. तो ये दो पॉइंट में forfeiture of shares खत्म हो जाता है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी, एक फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी एक पीरियड, अलग अलग पीरियड के दौरान एक फार्म की एफिशिएंसी क्या है, एक फार्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हेल्थ क्या है, वो चीज को चेक करना, वो स्टेटमेंट के जरिए चेक किया जा सकता है एक ही फार्म का अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में। तो वो होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, अलग एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग फार्म का फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करता है, या एक ही फार्म का अलग अलग पीरियड के दौरान भी फाइनेंशियल रिजल्ट या फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशिएंसी भी चेक कर सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कॉमन साइज जो है वो एक ही इंडस्ट्री के दो फार्म के बीच में भी बनाया जा सकता है, और इंट्रा फार्म भी बनाया जा सकता है, यानी एक ही फार्म के विद इन, एक ही फार्म के अंदर में अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर में क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की एनालिसिस करना है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस, एफिशिएंसी का एनालिसिस हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही फार्म का ही निकाला जाता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या था, एक बार फिर समझा दीजिए। डिफरेंस ये है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग एक ही इंडस्ट्री में, जैसे कि इंडस्ट्री जो है एफएमसीजी इंडस्ट्री है, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें कि सर्फ एक्सेल, जो भी दंत मंजन से साबुन से लेके जो फास्ट मूविंग पैकेटेड सामान, खाने पीने का सामान, वो फास्ट मूविंग सामान है। उसी फास्ट मूविंग सामान के अंदर पतंजलि भी है, डाबर भी है,
हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है कंपनी। तो ये 3-4 कंपनी है। अब कॉमन सेंस स्टेटमेंट के अंदर एफएमसीजी ही इंडस्ट्री के अंदर 2-3 कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपैरिजन से क्या निकल के आएगा कि दो फार्म के बीच में किस फार्म के पास अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है, किस फार्म ने अच्छा फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट किया एक फाइनेंशियल ईयर में। तो दोनों का एनालिसिस कॉमन साइज में मिल जाएगा, लेकिन कंपैरेटिव में एक ही फार्म का ही एनालिसिस मिलेगा अलग अलग पीरियड ऑफ के दौरान, यानी पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, उसके पहले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, यानी एक ही फार्म का अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में एनालिसिस होता है कंपैरेटिव एनालिसिस में। और कॉमन साइज में एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग फार्म का एनालिसिस भी हो सकता है, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 मेन जो है स्टेटमेंट जो एक एनुअली एक कंपनी बनाती है, एनुअली जिसे बनाया जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन की बात करी जाए तो लिमिटेशन क्या होते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड है, हिस्ट्री पे बेस्ड है, यानी पुराना डाटा है, तो वो करंट पीरियड में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, और वो प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं करता है। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या है कि पिछले साल या पिछले 3-4 सालों में जो मुद्रास्फीति थी, यानी जो महंगाई थी, यानी मनी की परचेजिंग पावर जो थी, वो 4 साल बाद में मनी की परचेजिंग पावर और क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी इसका एग्जांपल मैं देता हूं, ये एक पेन जो है 100 रुपए के अंदर 10 पेन जो है 5 साल पहले तुम खरीद पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसका दाम सिर्फ 10 रुपए था, यही पेन का दाम 5 साल पहले। अब ये 5 साल बाद में यही पेन का दाम 20 रुपया हो गया मान लो, तो पहले कितना खरीद पा रहे थे 100 रुपए के अंदर पेन, 10 पेन। अब 100 रुपए के अंदर सिर्फ 5 ही पेन खरीद पाओगे, क्योंकि 20 रुपए दाम हो गया, 5 दूनी 10 यानी 100 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सामान का रॉ मटेरियल का दाम हो गया, फिनिश गुड्स का दाम हो गया, सब बढ़ चुका है। अब तुम 5 साल पहले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? अगर कंपेयर भी करोगे तो वो प्राइस लेवल चेंजेस को तो कंसीडर नहीं किया जा रहा है ना पुराने स्टेटमेंट के अंदर में। पुराने स्टेटमेंट में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, उसका वैल्यू आज के डेट में, उसका परचेजिंग मनी का जो परचेजिंग पावर है वो घट चुका है। तो इसलिए पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने रिलेवेंट नहीं होते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो वो लिमिटेशन की बात करें कि प्राइस लेवल को कंसीडर नहीं करता है, हिस्टोरिकल डाटा है, करंट पीरियड में आउटडेटेड हो जाता है। रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है? रेशियो एनालिसिस का मतलब है, इसमें हम लोग नहीं कवर करें, कॉपी को देखो तो रेफर कॉपी निकालो। रेशियो एनालिसिस का डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैंने बताया था। एक इनसाइट पता चल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशियंसी। रेशियो एनालिसिस क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है कि इसमें हम लोग न्यूमेरिकली कुछ हम लोग रेशियो निकालते हैं, जिस रेशियो की मदद से एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो मालूम पड़ जाता है। तो वो तुम पढ़ना उस कॉपी के अंदर में है। और फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी मैंने लिखाया था। फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड का डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, फंड बेस्ड के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट दोनों में है, फंड में भी है, नॉन फंड में भी है। डिफरेंस क्या है? यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना आया कितना गया। रिसिप्ट मतलब कितना आया, पेमेंट मतलब कितना गया, इनकम मतलब कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है। ये 2 अकाउंट बनाते हैं, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट अलग अलग, ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ये सरप्लस और डेफिसिट पता चलता है इसके अंदर, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिजल्ट के तौर पर सरप्लस और डेफिसिट तुमको पता चलेगा, लेकिन इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट लॉस हुआ या नेट प्रॉफिट हुआ, ये पता चलता है। तो इसके अंदर यानी नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, और फंड बेस्ड के अंदर सरप्लस या डेफिसिट पता चलता है।
और यहाँ पर क्या होता है, बजट बनाना पड़ता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर बजट बनाना जरूरी है, लेकिन नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर बजट जरूरी नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया तीन मेन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इसमें एक्रूअल सिस्टम को ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाता है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आपने रेवेन्यू कमाया, चाहे वो आपको रेवेन्यू देने वाला पेमेंट किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन एक्रूअल सिस्टम के ऑफ अकाउंटिंग के अंदर वो रेवेन्यू को इंक्लूड कर लिया जाता है, उस एक रेवेन्यू की एंट्री पहले ही मार दी जाती है। और एक्सपेंस, आपका जैसे एक्सपेंस का मतलब क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने बंदे रखे हैं काम करने की, उसकी सैलरी 30 दिन के बाद लग चुकी है, आपने पेमेंट करी नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन 30 दिन के बाद उसकी सैलरी जो है आपको देनी है बोल के एंट्री जो है उसके नाम पर मार दिया जाएगा। तो ऐसे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो जिसमें रिसिप्ट, पैसा आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन उसमें रिसिप्ट रेवेन्यू इंक्लूड कर दिया जाता है, और एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों ही इंक्लूड कर दिया जाता है। और क्या था उसके अंदर, टाइम पीरियड। इसका ममोनिक मैं बताता हूं, APP, ऐप को याद रखिए। ए मतलब क्या था, एक्रूअल बेसिस, और पी मतलब है प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स। आइटम्स मतलब एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस को रखेंगे कहां पर, डेबिट साइड के अंदर, डेबिट साइड, और इनकम को रखेंगे क्रेडिट साइड के अंदर। जैसे पीएल में होता है वैसे ही एक्सपेंस को डेबिट साइड में और इनकम को क्रेडिट साइड में। और तीसरा पॉइंट क्या है, पीरियड मतलब पीरियड कौन सा पीरियड, करंट पीरियड को ही कंसिडर करता है, पास्ट पीरियड को नहीं कंसिडर करता है। यानी एक्सपेंस और रेवेन्यू जो भी है वो करंट पीरियड का ही कंसिडर करेंगे ना, पुराने पीरियड का कंसिडर क्यों करेंगे। तो वही होता है, क्या हम लोग क्वेश्चन था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी 18-19 का 19-20 का बना रहे हैं, 18-19 का बना रहे हैं तो 18-19 का ही एक्सपेंस और रेवेन्यू कंसिडर करेंगे ना, 18-19 का ही वो चीज प्रिपेयर करेंगे। 19-20 का बना रहे हैं, 19-20 फाइनेंशियल ईयर का बना रहे हैं तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है वही तो कंसिडर किया जाएगा। तो यही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो है मेन इंग्रेडिएंट 3 पॉइंट हो गए। ऐप से पता चल जाएगा आपको, ऐप A फॉर एक्यूरल बेसिस, P फॉर प्लेसमेंट ऑफ आइटम एंड P फॉर पीरियड। सो दिस इज इट।